नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए भाई अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। चलिए, आशा करते हैं सब लोगों ने शेयर कर दिया होगा ईमानदारी के साथ। बिल्कुल, चलिए विचार पे चलते हैं। अब हमारा डर ही हमारे फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा डर होता है ना, हमारे अंदर जो डर बैठ जाता है, वही हमारे फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। एक ये सोच जो हमारे अंदर होती है कि हम फेल हो जाएंगे, क्या है भाई फेल हो जाएंगे तो, या हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो फेल पास तो होते ही हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम जितने भी एग्ज़ाम देंगे सब में पास ही हो जाएंगे। असफलता बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए। तो हमें फेल नाम की चीज़ से बिल्कुल डरना नहीं है। ये फेल होने का सबसे बड़ा कारण हमारा डर ही है। हम डर जाते हैं, हमें ये लगता है कहीं ना कहीं कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, लेकिन हमें इस बात को सोचना ही नहीं है। जब हम इस बात को सोचेंगे नहीं तो निश्चित ही सफल होकर आएंगे। चलिए, तो अब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो एकदम मस्त बिंदास तरीके से जाएं एग्ज़ाम देने। 1-2 दिन पहले से आपको पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना है और एकदम मस्त बिंदास तरीके से जाना है। हालांकि आपको ये लगेगा उस टाइम पे कि कुछ तैयारी नहीं है भाई, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा सबको लगता है। उस चीज़ से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम मस्त होके जाना है, बिंदास होकर पेपर देने। जितना मस्त होके जाओगे आप पेपर देने, उतना ही पेपर अच्छा आ जाएगा। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जिस पेपर में मेरा मन एकदम सही रहता है और मतलब एकदम अपने आप में अच्छा सा लगता है, वो पेपर मेरा बहुत अच्छा जाता है। लेकिन जिस पेपर में मैं ये सोच के जाती हूँ यार पेपर अच्छा जाना चाहिए, बहुत तैयारी की है मैंने या ऐसा वैसा, वही बिगड़ जाता है। तो इसलिए भाई अपने अनुभव से बता रही हूँ मैं, तो आपको मस्त होके जाना है, बिंदास होके। चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम है, क्या है प्रत्यक्ष का विलोम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। समक्ष है, विपक्ष है, परोक्ष है या अदृश्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए। गिरधर, निक्की, साक्षी और कौन कौन है? दीपांशी। भाई मुझे अब मैं ऐसे अंदाजे से कैसे बता सकती हूँ कौन कौन लोग हैं, पर जो भी हो सब आंसर दो। आर्यन, जो लोग रोज़ आते हैं उनका नाम मैं बता सकती हूँ। चलिए, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? समक्ष नहीं होता भाई, ये तो प्रत्यक्ष का क्या होता है? समानार्थी होता है। विपक्ष नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परोक्ष होगा। ठीक है, विपक्ष तो पक्ष का होता है विलोम, अदृश्य का दृश्य होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। शब्द दिया हुआ है नाग और इसका अर्थ बताना है क्या है? हाथी है, मोक्ष है, रथ है या पारा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया। ये अनेकार्थी शब्द है, ये नाग शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ बताना है आपको क्या है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? नाग। अब ये मत सोचना यहाँ पे सांप तो दे ही नहीं रखा ऑप्शन में। एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, सांप ही और भी अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पारा नहीं है, रथ नहीं है, मोक्ष नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाग का अर्थ ओनली सर्प ही नहीं है, हाथी भी है। ठीक है, अनेकार्थी शब्दों में कितनी बार पूछा गया ये। हाथी भी होता है भाई, और भी हैं, इन्हें नोट करके लिख लो। पर्वत, पर्वत को भी कहते हैं नाग। ठीक है, पर्वत को कहते हैं और बादल को भी कहते हैं। ठीक है, और दुष्ट को भी कहते हैं भाई, और सर्प को तो आप कहते ही हैं, आपको पता ही है, और हाथी को कहते हैं। चलिए अब ऐसा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निष्फल न होने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? निष्फल न होने वाला। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। निश्चित,
सही, सटीक या अमोघ क्या कहलाता है? सफल न होने वाला। सफल नहीं है, निष्फल ना होने वाला, मतलब जो सफल ही होता हो निष्फल ना होता हो कभी, उसे हम क्या कहते हैं? चलिए, निश्चित नहीं होगा भाई। निश्चित क्यों कहेंगे हम निष्फल ना होने वाले को? सही थोड़ी ना कहेंगे, सटीक भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अमोघ कहेंगे। निष्फल नहीं होता वो इंसान, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। बहुत अच्छा मुहावरा है, मुंह की खाना, और इसका अर्थ बताना है आपको। भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना या गिर पड़ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना, गिर पड़ना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ। चलिए, भोजन करना नहीं होगा, चोट खाना नहीं होगा, गिर पड़ना नहीं होगा। कोई युद्ध हो रहा हो और उसमें बिना तैयारी के चले जाएं तो कहते हैं ना कि चले गए ना बिना तैयारी के, कर गई, पड़ गई ना मुंह की खानी, मतलब हार हो गई ना। मुंह की खानी पड़ने का मतलब है बुरी तरह हारना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तत्सम है इसमें? पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा भी है, आसान भी है ये प्रश्न, तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? तत्सम शब्द हमसे पूछा है, मतलब इसमें हमें एक ही संस्कृत जैसा लग रहा है। कौन सा? गोधूम। बी ऑप्शन सही है। गोधूम किसे कहते हैं ये आपको पता है? गेहूं को कहते हैं गोधूम, ठीक है। बहु शब्द तत्सम नहीं है, बधु होता है तत्सम, ठीक है, ये तो तद्भव है। और पड़ोसी तत्सम नहीं होता, प्रतिवेशी होता है तत्सम, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है मेष माता में मेष का अर्थ है। शब्द दिया हुआ है मेष माता और इसमें पूछा है हमसे कि मेष का अर्थ बताना है क्या है। भेड़ है, बैल है, गाय है या भैंस है। मेष माता दिया हुआ है, हमसे पूछा है मेष का अर्थ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, मेष का अर्थ क्या है? भेड़ है, बैल है, गाय है या भैंस है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? भैंस नहीं होगा, गाय नहीं होगा, बैल नहीं होगा। मेष किसे कहते हैं पता है? भेड़ को कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, भेड़ को कहते हैं मेष। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। रूपकों का बादशाह, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, कबीरदास को कहा जाता है, परमानंद को कहा जाता है। और ये भी बताना है किसने कहा है। रूपकों का बादशाह किसने कहा है, किसको कहा है ये भी बताना है, किसने कहा है ये भी बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? सबसे पहले ये आंसर लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तुलसीदास को कहते हैं। और ये किसने कहा है रूपकों का बादशाह? तुलसीदास जी को। लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, इन दोनों ने कहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है समय देवता किस कवि की कविता है। समय और देवता किस कवि की कविता है? ये एक है ही भाई समय देवता, ठीक है, अलग अलग नहीं है। समय देवता किस कवि की कविता है?
केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की, माखनलाल चतुर्वेदी की या नरेश मेहता की? बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? समय देवता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, नागार्जुन की भी नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, समय देवता नरेश मेहता की रचना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कमल के समान नयन में समास है। कमल के समान नयन अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा प्रश्न है भैया, आंसर दीजिएगा। कमल के समान नयन, कमल नयन, ठीक है, कमल के समान नयन, कमल नयन। अव्ययभाव समास नहीं होगा क्योंकि कोई अवयव थोड़ी ना है इसमें। तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा। डी ऑप्शन सही है, कर्मधारय समास। लेकिन यदि यहाँ पे बहुव्रीहि समास ऑप्शन में दिया हुआ होता तो बहुव्रीहि समास लगाते हम। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में बहुव्रीहि समास यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हमने कर्मधारय समास लगा दिया। यदि ऑप्शन में यहाँ पे बहुव्रीहि समास होता तो बहुव्रीहि समास लगाते। ठीक है, कमल के समान नयन, अब कर्मधारय समास है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सब्जी में कुछ नमक डाल दीजिए, वाक्य में विशेषण है। ये जो रेखांकित शब्द है कुछ, इसमें विशेषण बताना है आपको कौन सा है। सब्जी में कुछ नमक डाल दीजिए, वाक्य में विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, यह सर्वनामिक विशेषण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? सब्जी में कुछ नमक डालो, कुछ गुणवाचक तो है नहीं, संख्यावाचक भी नहीं है, सर्वनामिक भी नहीं है। सी ऑप्शन सही है, परिमाणवाचक। अब आपको ये लग रहा होगा ये कुछ जो है ये तो कुछ निश्चित नहीं है, कितना है नहीं कुछ, तो ये परिमाणवाचक में आएगा। लेकिन इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो अनिश्चित परिमाणवाचक, एक निश्चित परिमाणवाचक। यदि यहाँ ऑप्शन में अनिश्चित परिमाणवाचक होता तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ दे नहीं रखा तो परिमाणवाचक बिल्कुल सही है, क्योंकि अनिश्चित परिमाणवाचक भी इसका ही सम टॉपिक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, कार्य, नींद, नाच या गुस्सा? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? कार्य, अच्छा कार्य, ये तो पुल्लिंग है भाई, कार्य अच्छा होता है ना, कार्य करते हैं हम, करती नहीं है। नींद, नींद तो भाई आती है, नींद तो आती बोलते हैं, मुझे नींद आती है, मुझे नींद आ रही है, ये तो स्त्रीलिंग है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ये ही स्त्रीलिंग है। आगे देख लेते हैं, कभी और भी हो। नाच, ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हें नाचना आता है, तो ये तो पुल्लिंग है, आता है, अच्छा नाच है ना, पुल्लिंग हो गया। गुस्सा, मुझे गुस्सा आ गया, ये भी पुल्लिंग है। हमारा बी ऑप्शन सही है भाई, नींद ही स्त्रीलिंग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हेमा खाना बना रही है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। हमें काल बताना है, कौन सा काल है वाक्य में? हेमा खाना बना रही है। अपूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है या संदिग्ध वर्तमान काल है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न अच्छा है। हेमा खाना बना रही है, चलिए
आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? खाना बना रही है, पूरा नहीं बनाया अभी, बना रही है खाना वो। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अपूर्ण वर्तमान काल है, अभी क्रिया चल रही है, हो रही है ना क्रिया, रही है, आ रही है, और खाना की क्रिया भी चल रही है, बन रहा है अभी खाना। ठीक है, तो अपूर्ण वर्तमान काल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निर्लिप्त शब्द किसका पर्यायवाची है? शब्द दिया हुआ है निर्लिप्त और पूछा है हमसे ये किसका पर्यायवाची है? उदास का, उदासीन का, उत्थान का या उत्तम का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हर प्रश्न के लिए नहीं कहती मैं कि एग्जाम में पूछा गया है, जो प्रश्न होते हैं वास्तव में ऐसे जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, उनके लिए ही बोलती हूँ, उन्हें थोड़ा ध्यान से लिया करो। ठीक है, हल्के में मत लिया करो उन्हें। चलिए, निर्लिप्त शब्द है, किसका पर्यायवाची है यह बताना है आपको। उदास का, उदासीन का, उत्थान का या उत्तम का? आंसर ले लेते हैं। वैसे निर्लिप्त कहते किसे हैं ये मैं बता देती हूँ। मोह से दूर रहने वाला, मोह से दूर रहने वाला, जिसे किसी से मोह ना हो, उसे निर्लिप्त कहते हैं। उदास नहीं कहेंगे, उत्थान नहीं कहेंगे, उत्तम नहीं कहेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उदासीन कहेंगे उसे। ठीक है, निर्लिप्त को क्या कहेंगे? उदासीन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जानकीस शब्द में संधि है। जानकीस शब्द में संधि पूछी है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या व्यंजन संधि है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सी संधि है जानकीस शब्द में। और ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। मैं तब तक आगे नहीं चलूंगी तब तक आप कमेंट नहीं देंगे। जल्दी से कमेंट दीजिए कि जानकी शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। जानकीस, चलिए, यदि आप संधि विच्छेद कर लेंगे तो आप खुद ही बता देंगे कौन सी संधि है। चलिए आंसर लेते हैं। व्यंजन संधि तो बिल्कुल नहीं होगी, वृद्धि संधि नहीं है क्योंकि यहाँ डबल मात्रा कहाँ दिखाई दे रही है, गुण संधि भी नहीं है क्योंकि एक ही मात्रा एक सिंगल कहाँ दिखाई दे रही है, नहीं दे रही ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? दीर्घ संधि है। कैसे है? संधि विच्छेद करेंगे जानकी। ठीक है, जानकी धन ईस, जब ई से ई मिलती है तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। ऊ से ऊ मिलता है तो दीर्घ संधि, आ से आ मिलता है तो दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, माल गोदाम शब्द में समास है। शब्द दिया हुआ है माल गोदाम और इसमें समास बताना है हमें, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है, माल गोदाम शब्द में समास है। जल्दी से इसका समास विग्रह कीजिए और ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई कि समास विग्रह होगा कैसे। जो समास विग्रह सही करेगा आंसर उसका ही सही होगा और मैं उसका ही सही मानूंगी जिसने समास विग्रह किया होगा। जो समास विग्रह करके लिखेगा उसका ही सही होगा आंसर। जल्दी से समास विग्रह करके लिखिए, माल गोदाम शब्द में कौन सा समास है और ये भी बताना है कि इसका हम समास विग्रह कैसे करेंगे, किस आधार पे हम इसमें समास लगाएंगे। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? माल गोदाम शब्द दिया हुआ है, इसका कैसे करेंगे समास विग्रह? माल के लिए क्या? गोदान। ठीक है, माल के लिए गोदान, तो इसमें कौन सा समास हो गया? के लिए आया है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास। चलिए बहुत अच्छे, कुछ बच्चे तो अच्छे हैं, कहते ही प्रश्न जैसे बोलो वैसे सॉल्व करके भेज देते हैं। चलिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है हमें। अशुद्ध वर्तनी किसकी है? चाहिए की, सेना की, कामयाबी की या बहिष्कार की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, अशुद्ध वर्तनी बतानी है।
जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टिक ही नहीं करना है, ये भी बताना है कि फिर शुद्ध कैसे लिखा जाएगा यदि ये अशुद्ध है तो। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? बहिष्कार बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाता है बहिष्कार, और कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है भाई, देख लेना ध्यान से इसे। कामयाबी बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाता है। सेना भी बिल्कुल सही है। चाहिए गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चाहिए ऐसे नहीं लिखा जाता, ए के ऊपर एक और एक की मात्रा नहीं लगती है। कैसे लिखा जाता है? चाहिए, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ओनली, ये मात्रा नहीं लगती। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्षा तुम गाना गाओ किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक है, विधानार्थक है, आज्ञानार्थक है, या संकेतार्थक है? कैसा वाक्य है ये? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। वर्षा तुम गाना गाओ, चलिए भाई आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? वर्षा तुम गाना गाओ, वर्षा से बोला जा रहा है गाना गाने के लिए, तो निषेध तो होगा नहीं, मना थोड़ी ना किया जा रहा है। सी ऑप्शन सही है। क्या हो रहा है? वर्षा की तरह हम संकेत नहीं कर रहे कि ये गाना गाएगी, हम तो कह रहे हैं वर्षा से तुम गाना गाओ, तो अज्ञानार्थक वाक्य है। ठीक है, आज्ञा दे रहे हैं वर्षा को गाना गाने के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मैं व्यायाम करता हूँ, वाक्य किस वाच्य का है? मैं व्यायाम करता हूँ वाक्य किस वाच्य का है, ये बताना है। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है। मैं व्यायाम करता हूँ, चलिए भाई आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? भाववाच्य नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कर्मवाच्य नहीं होगा, क्या होगा? कृतवाच्य। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, कृतवाच्य होगा। मैं व्यायाम करता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्ता के अकॉर्डिंग, अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे पता चल गया कि ये कृतवाच्य है। कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगी हुई है। आप सोच रहे होंगे व्यायाम के अकॉर्डिंग लगी है, तो व्यायाम के अकॉर्डिंग लगी हुई नहीं है, कर्ता के अकॉर्डिंग लगी हुई है। वरना इस सर्वनाम की जगह पे संज्ञा रख के देख लो, राम होता तो कर्ता होता, लेकिन यहाँ पे सीता रख के देख लो, सीता व्यायाम तुरंत चेंज हो जाएगी, करती है हो जाएगी। ठीक है, यदि व्यायाम के अकॉर्डिंग क्रिया लगी हुई होती तो चेंज नहीं होती, इसका मतलब है एक कृतवाच्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आंखों की थाह रचना किस रचनाकार की है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। आंखों की थाह किस रचनाकार की रचना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राय कृष्णदास, रघुवीर सिंह, श्याम सुंदर दास। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है ये, और कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न। आंखों की थाह, चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राय कृष्णदास। ठीक है, आंखों की थाह किसकी रचना है? राय कृष्णदास की। बहुत महत्वपूर्ण रचना है भैया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छंद का समानार्थी शब्द है, आवरण है, पद है, बंधन है, या आचरण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इतना आसान प्रश्न तो इससे आसान क्या ही होगा भाई। छंद का समानार्थी शब्द पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। इससे आसान क्या ही कोई प्रश्न होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? आवरण नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, आचरण नहीं होगा, पद होगा। ठीक है, पद छंद का समानार्थी शब्द है। चलिए आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा।
इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपसे विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप क्लास होने के बाद भी चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों में, तो बाद में भी भाई शेयर कर दिया करो, ऐसे कैसे चलेगा भाई। ठीक है, चलिए।